गुलाब जी नमस्ते, करौली से जुड़े। नमस्ते सर। अच्छा, ये राजस्थान से हैं? हाँ, पिता का शौक है अभी तो अभी गुलाब जी को अच्छा 15 करीब दिन हो गए पिता को गए। प्रतुल भाई हम लाइव हैं। ठीक। सद्भावना कथा उत्सव में सभी का स्वागत है और ये हमारा चौथा आयोजन है और जिसमें हमारे बीच में हरीशचंद्र मेहरा जी उपस्थित हैं, रजनीकांत जी, श्रद्धा पांडे जी हमारे बीच में हैं और बच्चों की ढेर सारी प्रस्तुतियों के साथ बच्चे स्वयं। और ये हमारी मित्र संस्था FXB इंडिया सुरक्षा के साथ मिलकर एक ये कथा उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं बच्चों की और बड़ों शिक्षकों का परिचय करा देता हूँ। शेयर स्क्रीन के जरिए। ठीक है, मुझे बता देना एक बार जब आप रिक्लेम कर लो। तो ये चौथा आयोजन हमारा FXB इंडिया सुरक्षा नोएडा शाखा के साथ है और ये आज जो बच्चों की जो कहानियां होंगी वो सूझबूझ और बौद्धिकता चतुराई वाली होंगी और साथ में बहादुरी की कहानियों की होंगी और इन सब का बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर चर्चा भी करेंगे हम। और ये हमारे जो आयोजन हो रहे हैं जिन संस्थाओं के साथ, उन संस्थाओं के नाम और तारीखें हैं, एक क्षण भर देख लेते हैं। अभी तक हमारा हिमालयन इंग्लिश स्कूल घनसाली के साथ हुआ है, ग्राम गौरव संस्थान राजस्थान के साथ हुआ है और प्राथमिक विद्यालय बांदा के साथ हुआ है। और आज है चौथा आयोजन FXB इंडिया सुरक्षा नोएडा की शाखा के साथ। सलाम बालक ट्रस्ट का 26 को और बाल सहयोग का हमारा 8 जनवरी, एनलाइटूड कुमुद ट्रस्ट के साथ 9 जनवरी को होगा, रास्ता स्कूल के साथ 10 जनवरी और बाल गीतों का एक कार्यक्रम होगा बाल गीत जुमिलन नाम से। पुस्तक लोकार्पण भी हैं उस दिन और पुस्तक परिचर्चा भी, यह है 17 जनवरी। और एक और कार्यक्रम होगा बाल अधिकार विमर्श का 26 जनवरी को। आप इन सब कार्यक्रमों को ध्यान में रखें और जोड़ भी सकते हैं रुचि के अनुसार। और बहुरंगी संसार की सूझबूझ व शौर्य की कहानियां जो आज बच्चे प्रस्तुत करेंगे वे हैं आफरीन, संभवतः सीधी जुड़ेंगी हमसे। ये कहानी लेकर आ रही हैं अब्दुल हमीद की कहानी परमवीर चक्र से शहादत को सलाम। और काजल पांडे तेनालीराम की कहानी को करेंगी, गायत्री अकबर बीरबल वरेण्य श्याम नारायण पांडे की एक ओजस्वी कविता लेकर जुड़ेंगे हमसे। और श्रद्धा पांडे जी हमारे बीच में एक कहानी सुनाएंगे। शिवानी, राखी, काजल, माथुर अपनी अपनी कहानियां सुनाएंगी। अभिनव राज आज एक वीर कविता लेकर प्रस्तुत हैं। फरीदा, फरीना की कहानियां होंगी। सुधांशु भदोनी का एक भाव प्रधान जोशीला काव्य पंक्तियां होंगी उनकी, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। नेहा नीतू की कहानियां हैं छोटे बच्चों के लिए। रजनीकांत शुक्ल जी की कहानी होगी बहादुरी की कहानी बालक राजेंद्र पर, जो लेकिन उन्होंने स्वयं लिखी है। और ये आज के बच्चे हैं जो भरा हुआ है पूरा पटल। और इनमें कुछ बच्चों को सलाम बालक ट्रस्ट के साथ अवसर मिलेगा क्योंकि लंबा प्रोग्राम हो रहा था। संध्या इसमें अगली बार सुनाएंगी और एक दो कहानियां संभवतः अगली बार हों। तो हमारे बीच में आमंत्रित कथाकार सहयोगी के रूप में हमेशा साथ रहे हैं और हैं रजनीकांत शुक्ल जी, साहित्यकार और शिक्षक। बहादुर बच्चों पर आपकी बहुत सी पुस्तकें हैं। हरीशचंद्र मेहरा जी जुड़े हुए हैं, पहले बहादुर बालक के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें सम्मान मिला है, वो हमारे लिए प्रेरक हैं, काफ़ी मार्गदर्शन कराते रहें। और श्रद्धा पांडे जी हैं साहित्यकार, शिक्षिका, एल्कॉन पब्लिक स्कूल मयूर विहार दिल्ली से। और हमारे जो सहयोगी के रूप में हमेशा जब भी बाल प्रस्तुतियाँ होती हैं तो सहयोग करते हैं, हंसराम गुर्जर जी राजस्थान से, बॉबी प्रकाश श्रीवाल जी विज्ञान शिक्षक हैं, प्रमोद दीक्षित मलय जी प्रधानाध्यापक हैं बांदा में, गीता चंद्र जी FXB की सदस्य हैं। और क्या आफरीन उपस्थित हैं क्या गीता जी? जी सर आफरीन है। तो वो लाइव सुनाना चाहेंगी? जी सर। हाँ तो स्टॉप। हाँ आफरीन।
अब्दुल हमीद पर एक मिनट सर, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। पहले सारे बच्चे अपने को म्यूट कर लें। हाँ म्यूट करें। ठीक है, अनम्यूट है। ठीक है, मैंने पकड़ लिया। आफरीन शुरू करें। शुरू करो। मेरा मास्क नाम हटा लो बेटा, अभी मास्क हटा लो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ शुरू नमस्ते। करें बेटा। नमस्ते, मेरा नाम आफरीन है और मैं आप सबके सामने वीर अब्दुल हामिद की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी साल 1965 की बात है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। वह भारत को 2 मोर्चे पर बांटकर हमला करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करानी शुरू कर दी और भारत को 2 मोर्चे पर बांटकर हमला करना शुरू कर दिया। जब भारत को ये पता चला कि पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर रहा है और उसको अपने कब्जे में करना चाहता है तथा अपने 30,000 जवानों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दे रहा है, तो 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान खेमकरन सेंटर पर उत्तर उमर गांव पर हमला कर रहा था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के पेंटक टैंकों को भारत पर हमला करने के लिए बुलाया था। भारत इस हमले का जवाब नोट 3 गन से दे सकता था, इसीलिए वह राइफल तथा गन से जवाब दे रहा था। बताते हैं 8 सितंबर 1965 को वीर अब्दुल हामिद चीमा गांव के गन्ने के खेत से होके जा रहा था। वह अपने ड्राइवर के बगल में ही बैठा हुआ था। उन्हें टैंकों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उन्हें टैंक भी दिखाई देने लगे। वीर अब्दुल हामिद ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन ले ली और अपनी गन को सेट कर लिया। अब बस टैंकों के गन की रेस में आने का देरी थी। जैसे ही टैंक गन के रेस में आए, वीर अब्दुल हामिद के गन ने आग उगलना शुरू किया तथा पाकिस्तान के 7 टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। वीर अब्दुल हामिद ने पाकिस्तान के आर्टिलरी को ध्वस्त कर दिया। बताते हैं वीर अब्दुल हामिद ने पाकिस्तान के 7 टैंकों को तबाह कर दिया। ये दुनिया भर को हिला देने वाली बात थी। ये दुनिया भर को, पूरी दुनिया को इस बात ने हिला दिया था तथा इसको अजूबा भी मान सकते हैं। फिर भी पाकिस्तान अमेरिका के टैंकों को दोबारा समीक्षा कर रहा था। बताते हैं वीर अब्दुल हामिद 4 ग्रेटर सिपाही थे और वह 6 सितंबर 1965 को एक युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर उनको अदम्य वीरता पुरस्कार मिला, परमवीर वीरता पुरस्कार मिला। वीर अब्दुल हामिद परमवीर चक्र पुरस्कार मिला। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये थी एक बहादुरी की गाथा, शौर्य गाथा। और अब हम आफरीन के बाद चलते हैं काजल पांडे, रंग बिरंगे नाखून, सूझबूझ की कहानियां, तेनालीराम की। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है काजल पांडे और मेरी कहानी का नाम है रंग बिरंगे नाखून या तेनालीराम की एक कहानी है। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहेलिया आया। बहेलिये को देख राजा काफ़ी खुश हुए क्योंकि राजा को पशु पक्षी बहुत ही प्यारे थे और बहेलिया एक ऐसा ही रंग बिरंगा सुंदर पक्षी दरबार में लेकर आया था। दरबार में आकर बहेलिया बोला, महाराज, मैं कल ही इस खूबसूरत
और विचित्र पक्षी को जंगल से पकड़कर लाया हूँ। यह बहुत ही सुरीला है महाराज, और तोते की तरह बात भी कर सकता है। साथ ही साथ यह मोर की तरह नाच भी सकता है। आपको पशु पक्षी बहुत ही पसंद है ना, इसलिए मैं इस पक्षी को आपके पास बेचने के लिए लाया हूँ। महाराज काफी खुश हुए और बोले, देखने में तो यह पक्षी बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। मैं इसे जरूर खरीदूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा। यह कहकर राजा ने बहेलिये को 50 सोने के सिक्के दिए और पक्षी को शाही बगीचे में रखने का आदेश भी दिया। यह देख तेनालीराम से रहा न गया और उसने उठकर कहा, महाराज, मुझे नहीं लगता कि यह पक्षी मोर की तरह नाच भी सकता है। मुझे तो यह ऐसा पक्षी नजर आता है कि लगता है मानो कई सालों से नहाया तक ना हो। यह सुनते ही बहेलिया घबरा गया और रोने वाला मुंह बनाकर बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब बहेलिया हूँ। पक्षियों को पकड़कर और उन्हें बेचकर ही मेरा घर बार चलता है। जितना मैं पशु पक्षियों को जानता हूँ, उसे प्रमाण की जरूरत नहीं और ना ही शक किया जाना चाहिए। बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तेनालीराम जी मुझे गरीब कहेंगे, मुझे झूठा कहेंगे। यह बात सुनकर महाराज भी तेनालीराम पर नाराज हुए। उन्होंने तेनाली से कहा, क्या तुम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? इतने में तेनाली ने कहा, हाँ महाराज, मैं साबित कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए तेनाली एक जग में पानी भरकर लाए और पिंजरे में बंद पक्षी के ऊपर डाल दिया। ऐसा करते ही दरबार में बैठा हर एक व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पक्षी की तरफ देखने लगा। राजा भी पक्षी की ओर देखने लगे और चौंक गए। तेनालीराम ने जैसे ही पक्षी पर पानी डाला, उस पर लगा सारा रंग उतर गया। पिंजरे में बंद पक्षी का रंग हल्का भूरा हो गया। राजा चौंक कर तेनाली की तरफ देखने लगे और तेनाली ने झट से राजा से कहा, महाराज, यह एक जंगली कबूतर है, ना कि कोई विचित्र पंछी। महाराज ने तेनाली से पूछा, तेनाली, तुम्हें इस बात का पता कैसे चला कि यह पक्षी नकली है और इसे रंगा गया है रंगों से? तेनाली ने जवाब दिया, महाराज, बहेलिये के नाखून पर गौर करें। बहेलिये के नाखून रंगीन हैं और पक्षी का रंग भी वैसा ही है। इस बात से यह पता चल जाता है कि बहेलिये ने पक्षी को रंगा था। यह सब देखकर बहेलिया वहां से भागने ही वाला था कि सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे जेल में बंदी बनाने का आदेश दिया और उसके सारे सोने के सिक्के तेनाली को दे दिए जाने का आदेश दिया। तो दोस्तों, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठ को चाहे जितना भी हम दबाने की कोशिश करें, लेकिन वह छिप नहीं सकता, वह एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इसलिए कभी भी झूठ बोलकर या लालच से किसी भी चीज की चाह नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी। इस पर हम बाद में बात करेंगे। बीरबल की चतुराई का एक नमस्कार, मेरा नाम गायत्री है। मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। मैं FXB इंडिया सुरक्षा एजुकेशन सेंटर की तरफ से हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बीरबल की चतुराई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आइए शुरू करते हैं। सुबह का समय था। बादशाह अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांग रहे थे। आसपास उनका कोई सेवक नजर ही नहीं आ रहा था। पता नहीं कहाँ से महल के कचरा साफ करने वाले एक मामूली से नौकर ने उनकी आवाज़ सुन ली और वह पानी का गिलास लेकर उनके पास आ गया। बादशाह अकबर को इतनी प्यास लगी थी कि वे खुद को उसके हाथ से पानी लेने से रोक ही नहीं पाए। तभी वहाँ बादशाह अकबर के खास सेवक आ गए और उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले को वहाँ से निकाल दिया। दोपहर हुई तो बादशाह अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को भी बुलवाया गया, फिर भी महाराज अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर राजवैद्य भी आए, उनके साथ ज्योतिषी भी आए थे। उन्होंने कहा, शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। बादशाह अकबर को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया और उन्होंने सोचा, उसी मनहूस के हाथ से पानी पीकर मैं बीमार हुआ हूँ। और बादशाह अकबर ने गुस्से में उसे सजाए मौत सुना दी।
जब बीरबल को इस बात का पता चला तो वह नौकर के पास गए और वह उसे सांत्वना देने लगे वह उसे बचा लेंगे। उसके बाद बीरबल अकबर के पास गए और उनका हालचाल पूछा। महाराज अकबर ने बताया कि हमारे राज्य में सबसे मनहूस आदमी ने मुझे बीमार कर दिया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को यह देखकर गुस्सा आया और वह बोले, क्या तुम मेरी हालत देखकर मजा ले रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको उस नौकर से बढ़ा मनुष्य ढूंढ कर दे दूँ तो क्या आप क्या करेंगे? क्या आप उस नौकर को सजा मौत से मुक्त कर देंगे? अकबर ने कहा। तुरंत बीरबल की बात मान ली और पूछा, अब बताओ उस नौकर से बड़ा मनुष्य कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनुष्य तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ से पानी पीने पर आपकी तो सिर्फ तबीयत खराब हुई है, लेकिन ज़रा सोचिए, सुबह सुबह आपकी या प्यास बुझाने के चक्कर में उसने आपकी ही शक्ल देखी। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसे तो सजाए मौत मिल गई, इसलिए उस नौकर से बड़े मनुष्य तो आप हैं हुए। अब आप खुद को मौत की सज़ा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई बड़ी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे इनाम भी दिया और मनहसती का अंधविश्वास सुझाव देने वाले ज्योतिषी घोड़े का तबेला साफ करने में लगा दिया। नमस्कार, मेरी कहानी समाप्त हुई। आशा करती हूँ मेरी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सुंदर। बौद्धिक बल से किसी को बचा लेना, ये भी बहादुरी है, कमाल, बहुत ही सुंदर। एक श्याम नारायण पांडे की कविता सुनते हैं, चेतक की वीरता। वरेण्य सुना रहे हैं कक्षा 4 के, जो हमसे जुड़े हुए नमस्कार, मेरा नाम वरेण्य है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको एक वीर रस की कविता, जिसका शीर्षक है रण चेतक की वीरता, सुनाने जा रहा हूँ। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फेरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं। थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहा नहीं। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपत दौड़ा कर बालों में। बढ़ते नद सा वह लहर गया, फिर गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा, आर्य की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, हयटापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का देख ऐसा रंग। धन्यवाद। बहुत सुंदर, ओजस्वी भावों की कविता थी और इसे सुनकर वीरता के भाव स्वभावता आ जाते हैं। हमारे बीच में श्रद्धा पांडे जी लाइव हमारे बीच में कहानी लेकर उपस्थित हैं। श्रद्धा जी, आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं? मैंने अभी कल ही कहानी एक लिखी है, जिसका नाम मैंने रखा है समझदारी। लेकिन उसके पहले सर मैं एक बात बता दूं कि आफरीन ने वाकई जो शब्द लिए हैं और जिस तरह से याद किया है, और अब्दुल हमीद की कविता सुनाई है, बहुत अच्छी कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। काजल ने कहानी बहुत अच्छी सुनाई और गायत्री ने बड़ी सूझबूझ की कहानी सुनाई है। और ये जो छोटा सा बच्चा वरेण्य है, इसके जो उच्चारण है इतने स्पष्ट थे कि मजा आ गया। तो खैर बच्चों, प्रत्युल सर ने मुझे आदेश दिया था कि हम जो है एक समझदारी और वीरता की कहानी सुनाएं। तो मैंने कल ही रात को एक कहानी लिखी
और कहानी का परिवेश गांव का है। तो ध्यान दो, जबर अपने पिता के साथ मचान पर खेत में सोया हुआ था। बहुत दिन से उसका मन कर रहा था मचान पर सोने का, लेकिन पिताजी थे कि उसको ले ही नहीं जाते थे। आखिर आज मान गए। तो वो खुले आकाश के नीचे सोने में उसको बड़ा मजा आ रहा था। अब रात में क्या होता है आकाश में, तो उसको आज रात में आकाश में तारे दिखाई पड़ने लगे और उनको गिनने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा आसपास उसके जुगनू उड़ रहे हैं। उन जुगनुओं को पकड़ने की कोशिश करता, वो निकल के भाग जाते। तो पिताजी ने पूछा, जबर क्या रात भर जागने का इरादा है? नहीं नहीं पिताजी, सोऊंगा, जरूर सोऊंगा, लेकिन इतने दिनों बाद खुले आकाश में सोने को मिला है तो थोड़ी देर तारों को भी देख लेने दो, जुगनुओं से भी बात करने दो। जब मामा के गांव जाता था तब कहीं जाके खुली छत में सोने को मिलता था। यहाँ तो आप सभी लोग डर के मारे हम बच्चों को बाहर सोने ही नहीं देते हैं। क्या करूं बेटा, डर चीज ही ऐसी है। हम अपने जीने मरने से नहीं डरते, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर कोई मुश्किल आ जाए सोचकर हमेशा डर जाते हैं। जबर ने करवट बदली, पिताजी की तरफ मुंह किया और बोला, पिताजी हमारे गांव में ये डाकुओं का आना जाना कब से लगा हुआ है? याद नहीं बेटा, लेकिन जब मैं छोटा था तब एक कालू नाम का डाकू आया करता था। लोग कहते थे बूढ़ा हो गया, जल्दी मर जाएगा, फिर निजात मिल जाएगी इस डर की जिंदगी से। वह तो मर गया, लेकिन मरने से पहले तैयार कर गया सोनू सिंह को। बड़ा ही कातिल है, उसके कहर से तो हर कोई कांप जाता है। अभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक गांव से शोर उठना शुरू हो गया। वो शोर खेतों तक भी पहुंचा। जबर तो बिल्कुल डर गया, डर के मारे एकदम से वो मचान से नीचे उतर गया। पिताजी ने उसको कंधे से पकड़ लिया, रोकते हुए कहा, खबरदार जबर, जो तुमने गांव की तरफ मुंह किया। पर पिताजी, लगता है गांव में डाकू आ गए हैं। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम यही रुको, पास में पुलिस चौकी में वहां जाकर पुलिस को खबर करके आता हूँ। पर एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, यही खेत के बीच में छिपे दुबके बैठे रहना, जब तक मैं ना आऊं किसी भी हाल में बाहर न निकलना। ऐसा कहकर जबर के पिताजी जल्दी जल्दी भागते उस दिशा में चले गए जिस दिशा में पुलिस चौकी थी। जबर बहुत देर तक बैठा रहा। अचानक उसे लगा कि शोर उसी की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। वो और अधिक दुबक गया, बच्चा था, डर में लग रहा था। तब तक उसे थोड़ी दूर पे आग की लपट दिखाई पड़ी। शायद गांव के किसी आदमी ने आग लगा दी थी ताकि डाकुओं की संख्या और शक्ल दिखाई पड़ सके, और ये भी दिखाई पड़ सके कि डाकू किस दिशा में भागने की कोशिश कर रहा है। अब हल्के प्रकाश में कुछ कुछ साफ दिखाई दे रहा था। डाकू था तो एक, पर 100 आदमियों पे भारी पड़ रहा था। उसके एक हाथ में डंडा था, वो उसे बिजली की गति से तेजी से चला रहा था। जब वो डंडे को घुमा रहा था तो उसकी गति इतनी तेज थी कि उस लाठी से करके आवाज आ रही थी, और साथ ही लाठी में से एक चमक वाला घेरा भी बन रहा था, जिससे गहरे अंधकार में लाठी का घेरा दिखाई पड़ रहा था। उसके दूसरे हाथ में गांव से लूटे हुए सामान की गठरी थी। गांव के लोग उसकी लाठी के घेरे के बाहर बाहर उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, और वह एक एक कदम पीछे पीछे लाठी घुमाता हुआ चलता चला जा रहा था। अब जो है वो कोशिश ये कर रहा था कि शायद इसी तरह से भागते भागते वो वहां तक पहुंच जाए जहां उसका विश्वास पात्र घोड़ा रहे, या फिर उसके अपने कुछ डाकू हो, मित्र हो। अब जबर में और डाकू में बस 20-30 फुट की दूरी रह गई थी। जबर का माथा ठनका। उसने अब अपनी समझदारी से उसने मचान गड़ा हुआ होता उसमें से एक डंडा निकाला, और उस डंडे को पहले देखता रहा, फिर दूर से उस डंडे को ऐसा नीचे से फेंका कि वो जाके डाकू के पैरों से टकरा गया, और डाकू वहीं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही गांव वाले दौड़ पड़े, गांव डाकू को धर दबोच लिया। पहले तो किसी की समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन दूसरे ही पल जब लोगों ने डाकू के पैर के पास डंडा पड़ा हुआ देखा और दूर खड़े जबर को देखा, तो उनके समझ में आ गया कि ये क्या हुआ है, किसकी समझदारी से आज हम इस डाकू को पकड़ पाए हैं। सारे लोग भाग करके गए और जबर को अपने कंधे पर उठा लिया। तब तक जबर के पिताजी भी पुलिस को लेकर आ गए थे। पुलिस ने आते ही जो डाकू सोनू सिंह था उसको पकड़ लिया, उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी। जबर को उसकी वीरता भरे कार्य के लिए शाबाशी भी दी और कहा कि देश को तुम्हारे जैसे बच्चों की आवश्यकता है। मैं राष्ट्रपति से अनुरोध करूंगा कि इस बार जब 26 जनवरी में बच्चों को वीरता के पुरस्कार के लिए उनका नाम चयन किया जाए तो तुम्हारा नाम भी शामिल हो। सभी एक छोटे से बच्चे की हिम्मत और समझदारी की प्रशंसा करने लगे। प्यार व खुशी के कारण पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जबर को हृदय से लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी समझदारी
समझदारी पर गर्व है। मेरी कहानी यही समाप्त होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हम एक सवाल भी कर लेते हैं आपसे। आपने सूझबूझ चतुराई के 2 कहानियां तो सुनी है अभी। सूझबूझ चतुराई अच्छे संदर्भ में देखे जाते हैं, लेकिन साम दाम दंड भेद कुछ बुरे अर्थ में लिए जाते हैं। जीतने के लिए कुछ भी नीति अपनाना उतना अच्छा नहीं जितना किसी बड़ी समस्या से निपटने के लिए सूझबूझ और युक्ति से काम लेना माना जाता है। आप इसे कैसे देखते हैं? तो सूझबूझ और युक्ति से काम लेना। जी सर जी मुझसे पूछ रहे हैं सर, सूझबूझ और युक्ति तो हमेशा ही जो है बहुत ही सर्वोपरि रही है। जिस बच्चे के पास सूझबूझ और युक्ति है और अगर उसको सकारात्मक तरीके से वो लगा रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी अब्दुल हमीद है, ऐसे तो किसी को मारना, दुश्मन को, किसी भी व्यक्ति को मारना बुरी बात है, लेकिन अगर दुश्मन हमारे सामने आ जाए और हम आमने सामने खड़े हैं, सूझबूझ युक्ति के साथ हम उसको अगर मार डालें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जिस बच्चे के पास सूझबूझ और युक्ति है वो उसे दुनिया में बहादुर श्रेष्ठ है। कहा जाना चाहिए। बहादुर भी है। देखिए बहादुरी मन से और शरीर से दोनों से आ जाए तो और भी अच्छी बात है। कई लोग होते हैं वो शरीर से बहादुर होते, बिना सोचे समझे अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। जी लेकिन जो सूझबूझ वाले होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो अपनी जान को बचा करके दूसरों की जान को भी बचा लेते हैं। जी, बहुत सुंदर। हम कुछ और प्रस्तुतियां देखते हैं। जी जी, मैं अभी रुकूंगी, अभी हूँ। अच्छा अच्छा अभी है समय मेरे पास। जी। और शिवानी भी हैं लाइव क्या? शिवानी हैं लाइव? शिवानी? जी सर। हाँ, आपकी कहानी अरबी घोड़ा। हाँ, सुनाइए बेटा। नहीं आ रहा। अरे नमस्कार सर। नमस्ते सभी को। हाँ बेटा। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अरबी घोड़ा। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन अरब प्रदेश का व्यापारी अपने घोड़े बेचने के लिए आता है। वह अपने घोड़े की तारीफें कर महाराज कृष्णदेव राय को अपने सारे घोड़े खरीदने के लिए राजी कर लेता है और बेच जाता है। अब महाराज की घोड़शाला में इतने अधिक घोड़े हो जाते हैं कि उन्हें रखने के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए महाराज के आदेश पर विजयनगर के आम नागरिकों और राजदरबार के कुछ लोगों को 3 महीने के लिए घोड़ों की देखभाल करने के लिए कहा जाता है। इसलिए महाराज की ओर से घोड़े का पालन खर्च और प्रशिक्षण के लिए प्रति माह 1 सोने का सिक्का दिया जाता था। तेनालीराम विजयनगर के सभी नागरिकों के साथ साथ तेनालीराम को भी एक घोड़ा दिया गया। तेनालीराम ने उस घोड़े को ले जाकर अपने घर के पीछे बांध दिया और एक छोटी सी घोड़शाल बनाकर घोड़े को उसमें बांध दिया और घोड़शाल की नन्ही सी खिड़की से तेनालीराम उसे रोजाना थोड़ी मात्रा में चारा देने लगा। बाकी के सभी लोग भी महाराज कृष्णदेव राय की सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने लगे। महाराज निराश न हो जाएं और उन्हें क्रोधित होकर कोई दंड न दे दे, इसलिए इस भय से प्रजा अपना पेट काट काट कर भी घोड़े को उत्तम चारा खिलाने लगी। ऐसा करते करते 3 माह बीत गए। तय दिन सभी नागरिक महाराज के सामने इकट्ठे होते हैं, पर तेनालीराम खाली हाथ आते हैं। राजगुरु तेनालीराम से खाली हाथ आने का कारण पूछते हैं तो तेनालीराम कहते हैं, घोड़ा काफी बगरैल हो गया है और खतरनाक भी। भाई मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही उसके सामने भी जाने की। तो तभी राजगुरु महाराज के कान पे कहते हैं, महाराज तेनालीराम जरूर झूठ बोल रहा है। महाराज सच्चाई का पता लगाने के लिए तेनालीराम के साथ राजगुरु को भेजते हैं। जब तेनालीराम के साथ राजगुरु घर पहुंचते हैं तो एक छोटी सी घोड़शाल को देखकर राजगुरु कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, इस छोटी सी कुटिया को तुम घोड़शाल कहते हो? तेनालीराम बड़े विवेक के साथ कहते हैं, क्षमा करें राजगुरु, मैं आपकी तरह विद्वान नहीं हूँ। कृपया आप पहले घोड़े को खिड़की से देख लें, उसके पश्चात ही घोड़शाल में कदम रखें।
जैसे ही राजगुरु खिड़की से घोड़े को झांकते हैं, भूखा घोड़ा लपक कर उनकी डारी पकड़ लेता है। काफी कोशिशें करने के बाद भी भूखा घोड़ा उनकी डारी नहीं छोड़ता। इसलिए अंत में कुटिया को तोड़कर और तेज धार वाले हथियार से राजगुरु की डारी काट दी जाती है। बेचारा राजगुरु और चतुर तेनालीराम महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज घोड़े की दुबली पतली हालत देखकर तेनालीराम से इसका कारण पूछते हैं। तेनालीराम कहते हैं, महाराज, मैं घोड़े को प्रतिदिन कम मात्रा में ही चारा दिया करता था, जैसे आपकी प्रजा थोड़ा भोजन कर आपकी सौंपी हुई जिम्मेदारी को निभाती थी। राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को सुखी रखना, ना कि उन्हें और कष्ट में डालना। महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है इसलिए और वो अपने प्रजा से क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी कहानी। और मंत्री अगर राजा को इस तरह से आईना दिखाकर रास्ते पर ले आए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और अब हम अगली कहानी सुनते हैं। प्रतुल जी, देखिए यहाँ सूझबूझ ही काम आई ना। राजा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी उन्होंने समझा दिया सूझबूझ से। जी। और अब हम कहानी सुनते हैं, बस्तरी लोक कथा बकरे की अक्ल। कुछ कहानियां बच्चों की। नमस्कार, मेरा नाम राखी है। मैं एफएक्सबी इंडिया सुरक्षा एजुकेशन की तरफ से बोल रही हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ वो कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। मेरी कहानी का नाम है बकरे की अक्ल। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके घर में एक बकरा था। बकरे की लंबी दाढ़ी थी। बकरा रोज जंगल में चारा चरने के लिए जाया करता था। एक दिन चारा चरते चरते जंगल में काफी दूर निकल गया। चारा अच्छा दिखता गया, वह आगे बढ़ता गया। चारा और अच्छा दिखता गया, वह और आगे बढ़ता गया। सुबह का निकला, दोपहर हो गई। शाम होने को आई थी दिन ढलने को। तभी जोरों की आंधी चलने लगी और बड़ी जोरों से बारिश शुरू हो गई। बकरे को अब घर लौटने की चिंता हुई, किंतु अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आंधी चल रही थी और बारिश तेज हो रही थी। मारे डर के बकरा यहाँ वहाँ छिपने की जगह तलाश करने लगा। इतने में उसे गुफा एक दिखलाई पड़ी। डूबते को तिनके का सहारा मिला। मानो ऐसा लगा था उस समय। बकरा घुस पड़ा उसी गुफा में और बैठकर जुगाली करने लग गया। यह गुफा एक बाग की थी। थोड़ी देर में वहाँ बाघ आ पहुँचा। बुआने से ही देख, लंबी दाढ़ी वाला कोई जानवर गुफा के भीतर बड़े आराम से जुगाली कर रहा है। बाघ ये देखकर डर गया। हिम्मत न हुई आगे बढ़ने की। उधर बाघ को देखकर बकरे की घिघी बंद हो गई। कांटों तो खून नहीं आता, बाघ ने पूछ ही लिया। लंबे दाढ़ी, मुँह भाकुर, क्या फल खाए हो वन के ठाकुर। इससे बकरा और ज्यादा डर गया। सोचा, बस अब तो मेरी अंतिम घड़ी आ गई। बकरा डरते डरते बोला, मैं बैठ कर खाया जगह 50। अब तो पहाड़ी के वन के लिए पड़ा हूँ मैं तो उपवास। ये सुनकर बाघ के छक्के छूट गए। वहाँ से बाघ भग भागा। रास्ते में उसे एक भालू मिलता है। बाघ को देख भालू ने पूछ लिया, महाराज कहाँ चले जा रहे हो? क्या बात है, ऐसे क्यों दौड़ रहे हो? बाघ ने बकरे वाली बात बताई और कहा, वे जानवर मुझे खा जाना चाहता था। भालू ने आश्चर्य से कहा, क्या? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए हम चलकर देखते हैं। बाघ ने मना किया, किंतु भालू बार बार कहने लगा तो बाघ ने एक शर्त रखी।
बाघ ने कहा, मैं एक शर्त पर चलूंगा, वह शर्त मंजूर हो तो चलिए। भालू ने कहा कि शर्त तो बताइए महाराज। बाघ बोलता है कि तुम्हें अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधनी होगी, तभी मैं चलूंगा, कहीं तुम मुझे छोड़कर भाग आए तो। भालू सहमत हो गया, चलिए महाराज। दोनों चलते हैं। चलते चलते गुफा के मुहाने पहुंचकर दोनों बोलते हैं कि कौन पूछेगा, पूछिए। भालू बोलता है बाघ से कि महाराज पूछिए आप। तो बाघ बोलता है, नहीं मैं नहीं पूछूंगा, तुम ही पूछ लो। तो भालू पूछता है। भालू के पूछने के बाद बकरा डर जाता है, बकरा गिड़गिड़ाने लगता है। फिर बकरा भालू सब जोड़ते ही बोल देता है। बोलने के बाद दोनों भाग खड़े हुए। सरपट दौड़ा जा रहा था बाघ। भालू की चमड़ी छिल गई थी, जगह जगह से खून बहने लगा, दर्द से बिलबिलाकर चीखने लगा था भालू बेचारा। तभी लोमड़ी ने यह दृश्य देखा। वह पूछने लगी, क्या बात है जंगल के राजा, ये कौन सा खेल है? उसकी बात सुनकर बाघ रुक गया। भालू और बाघ ने सारी बात बतलाई और कहा, महाराज चलिए मैं चलकर देखता हूँ। सही में मैं चलकर देखता हूँ कि क्या सही बात है या नहीं। ये सुनकर बाघ और भालू ने नहीं कहा। फिर वह लोमड़ी ने फिर खुशामदी बहुत की कि बताइए तो महाराज पूरी बात क्या है। तो अतः बाघ ने बता ही दिया कि वह जानवर मुझे खा जाना चाहता था। बकरे वाली बात उसको भी बताई। इस बार लोमड़ी ने पूछा। जाने के बाद गुफा के पास में लोमड़ी ने पूछा। बकरे ने लोमड़ी सब भी जोड़ते हुए भी वैसा ही जवाब दिया। मारे डर के तीनों इस बार भालू के साथ साथ लोमड़ी की भी चमड़ी छिल गई थी। नक्शा ही बिगड़ गया था दोनों का। बकरे की जान निकली जा रही थी। थोड़ी ही देर में सवेरा हुआ, बारिश थम गई थी। बकरे ने सोचा जान बची लाखों पाए और बिना विलंब किए वहां से तुरंत भागूं। सीधा वहीं पर पहुंचकर सांस ली। बकरे ने सीधा घर ही पहुंचकर सांस ली। अपने कान पकड़ लिए कि आज के बाद ज़्यादा लालच नहीं करूंगा। हद से ज़्यादा लालच करना हद से ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। नमस्कार, मेरी कहानी समाप्त हुई। बहुत सुंदर। इसमें हमने देखा कि बकरा कमजोर बेशक है लेकिन शेर को छकाता है। तो बहादुरी इसमें भी अक्ल से सिद्ध होती है। और एक और कहानी है सूझबूझ वाली तेनालीराम की। फिर हम एक गीत सुनेंगे काजल माथुर की। नमस्कार, मेरा नाम काजल माथुर और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैं FXB इंडिया सुरक्षा एजुकेशन सेंटर की तरफ से हूँ। मैं आपके सामने अपनी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है रसगुल्ले की जड़। आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। एक बार ईरान से एक धनी व्यापारी विजयनगर घूमने आया। राजा ने उसका स्वागत किया और आदर सत्कार किया और बोला, ओ शेख, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देश की शोहरत मध्यपुरी देश में भी फैल गई है। आप हमारे मेहमान खाने में रह सकते हैं और हमारे यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। शुक्रिया महाराज। मंत्री, व्यापारी के रहने का सारा बंदोबस्त किया जाए। जी महाराज। व्यापारी को हर प्रकार का स्वादिष्ट भोजन दिया गया जो खासकर महाराज की रसोई में पकाया गया। व्यापारी ने भोजन को बड़े चाह से खाया। इतने में वहां पर रसोइया आया और बोला, व्यापारी जी ये लीजिए, ये हमारे महाराज की मनपसंद मिठाइयों में से एक है और इसका नाम है रसगुल्ला। व्यापारी बोला, नहीं, मुझे ये मिठाई नहीं बल्कि इसके बदले मुझे इसके बनाने का तरीका बताइए। बेचारा रसोइया सोच में पड़ जाता है और वह महाराज के पास जाकर बोलता है, महाराज, व्यापारी जी रसगुल्ला बनाने की विधि पूछ रहे हैं और इसकी विधि आज तक ना मैंने सुनी और ना मुझे पता है। लेकिन हाँ, वो तो ठीक है, परंतु व्यापारी हमारे यहाँ का शाही मेहमान है और वो जो मांगे हम उसे पूरा करें। कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं कुछ करता हूँ। महाराज सभी राज दरबारियों से पूछते हैं कि किसी को रसगुल्ले की बुनियाद पता है तो बताओ।
नहीं महाराज, हमें तो नहीं पता और ना ही आज तक हमने ऐसा कुछ सुना। क्यों तेनाली, क्या तुम्हें भी नहीं पता? महाराज मुझे पता है, लेकिन रसगुल्ले की विधि होती है, परंतु इसके लिए मुझे एक सोने का कटोरा और एक धारदार छुरी की आवश्यकता होगी। तेनालीराम, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, परंतु आप कल तक हमें इसकी विधि अवश्य बताएं। जी महाराज, जरूर। अगले ही दिन महाराज व्यापारी के साथ राजमहल में आते हैं और उन्हीं के पीछे तेनालीराम भी आता है, जिसके हाथ में सोने का कटोरा उसे मलमल के कपड़े से ढका हुआ होता है और उसके अंदर गन्ने के कुछ टुकड़े होते हैं। महाराज बोलते हैं, तेनालीराम मुझे बताओ रसगुल्ले की बुनियाद क्या है? नहीं नहीं महाराज, इसे पहले हमारे शाही मेहमान ही देखेंगे। तेनालीराम कटोरे को व्यापारी के हाथ में रख देता है और बोलता है, ये लीजिए व्यापारी जी, रसगुल्ले की बुनियाद। व्यापारी गन्नों को बड़ी चाह से खाता है और बोलता है, अरे वाह, मुझे तो यही चाहिए था। महाराज बोले, तेनालीराम ये क्या है? हमने तो आपसे रसगुल्ले की विधि पूछी थी और आप तो गन्ने के कुछ टुकड़े लेकर चले आए। तेनालीराम बोला, महाराज शक्कर कहाँ से आती है और मिठाइयाँ कहाँ से बनती हैं? शक्कर से। तो ये हुई ना रसगुल्ले की विधि। क्यों महाराज, क्या ख्याल है आपका? अरे वाह तेनाली, तुमने इस बार भी हमारे दरबार की राज बचा ली, जैसे आप हर बार हमारे दरबार का सर गर्व से ऊंचा करते हो। हमें गर्व है आप पर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी हम हरिश्चंद्र मेहरा जी से भी बात करेंगे। तो हमने इस कहानी में देखा कि जब चालाक, चालबाज, आक्रामक, हिंसक, क्रूर को सबक सिखाया जाता है तो हम उसको बहादुरी कहते हैं। तो हम अभिनव राज का एक गीत सुनते हैं, फिर चलते हैं हरीश मेहरा जी से एक सवाल के जरिए बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कलम आज उनकी जय बोले। मित्रों, मैं अनमोल आज आप सबों के सामने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कलम आज उनकी जय बोले का पाठ कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जलास्थिया बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जलास्थिया बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गया पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का बोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो अनगित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो अनगित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझे किसी दिन मांगा नहीं इसने मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाश खाए, पीकर जिनकी लाश खाए उगल रही सोलपट दिशाएं, पीकर जिनकी लाश खाए उगल रही सोलपट दिशाएं, जिनके शंखनाद से सहमे, जिनके शंखनाद से सहमे डरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है इसकी महिमा के, साक्षी है इसकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और हमने देखा है कि रजनीकांत शुक्ल जी की कलम ने बहुत सारे लोगों की जय बोली है, बहुत सारे बहादुर बालकों की। तो अब जो पहले बहादुर बालक हैं हम उनके पास चलते हैं जिनको ये सम्मान मिला। हम सवाल के जरिए उनके विचार भी जानते हैं। हरीशचंद्र मेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अनम्यूट करें और किसी की मदद ले लें अनम्यूट करने में। हरीशचंद्र मेहरा जी जो और इनके विषय में रजनीकांत शुक्ल जी बताएंगे परिचय में। रजनीकांत शुक्ल जी। हाँ जी, रजनीकांत शुक्ल जी परिचय। हमारे सामने जो हमारे बीच में आज उपस्थित है हमारे अतिथि के रूप में हरीशचंद्र मेहरा जी, तो ये उस समय 14 साल के थे जब इन्होंने एक ऐसा बहादुरी का कारनामा किया था कि जिससे एक बहादुरी की परंपरा की शुरुआत हुई और करीब अभी तक 900 बच्चों को
वो परंपरा के तहत एक इनाम मिल चुका है, बहादुरी का पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिल चुका है, जो देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे बहादुर बच्चों को दिया है जो देश के कोने कोने से चुन के आते हैं। तो वो उस पुरस्कार की शुरुआत हरिश्चंद्र मेहरा जी से हुई थी। आज वो इतने उम्र के हैं, लेकिन कभी वो आप बच्चों आपकी उम्र के थे और तब उन्होंने ऐसा बहादुरी का कारनामा किया था। आज हमारे बीच में सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में हैं, तो हम उनसे उनके उस समय की बहादुरी का कारनामा उनके मुंह से ही सुनेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जो देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी बेटी इंदिरा गांधी को उनके स्कूल में भेजा था उनको बुलाने के लिए, और उनको बुलवाया था अपने प्रधानमंत्री निवास में। उस समय आजकल की तरह नहीं, लेकिन उस समय 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री निवास हुआ करता था, जो आजकल म्यूजियम बना हुआ है और जहां बच्चे जा सकते हैं, देख के एक एक कमरे को देख सकते हैं कि किन कमरों में प्रधानमंत्री जी रहते थे, कहाँ सोते थे, क्या ड्राइंग रूम था उनका, और वो सारा आम जनता के लिए खुला हुआ है। तो उसी का मकान में, उसी भवन में उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें हमारे जो हरिश्चंद्र मेहरा जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनको सम्मानित किया था। और इनको सम्मानित करने के साथ साथ एक ऐसी शुरुआत की राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार की कि जो उसके बाद से हर साल दिए जाने लगे। सिर्फ एक साल जिस समय चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था 1963 में, तो उस वर्ष तो जरूर उसमें व्यवधान पड़ा, लेकिन लगातार वो परंपरा चलती रही। तो हम जानेंगे आज उनके मुंह से वो बहादुरी का कारनामा जो उन्होंने उस समय करके दिखाया था। तो क्या कारनामा किया था ये हम आज उनसे सुने तो बेहतर रहेगा। हरिश्चंद्र मेहरा जी अनम्यूट करें, माइक पर एक लाल रंग का निशान है उसको, और आप अनम्यूट करें। तब तक मैं एक सवाल भी कर लेता हूं और अपना वो कारनामा भी बताएं। वीरता हम प्राय शारीरिक गुण मानते हैं वीरता को, इसे समाज से जोड़कर देखने वाले बहुत कम हैं। आज आपने जो अधिकांश कहानियां सुनी वे बौद्धिक ताकत वाली थी, चतुराई सूझबूझ हमारी बौद्धिक ताकत ही तो है। मेहरा जी, बच्चे शारीरिक ताकत को ही बहादुरी समझते रहे हैं, लेकिन कहानियों में हम देखते हैं डील डॉल वाले पहलवान को जब युक्ति बल से कोई दुबला पतला पराजित करता है तो खुशी होती है, आश्चर्य होता है। आप बहादुरी को कैसे देखते हैं? अभी तक म्यूट है, अनम्यूट करें, वो आवाज नहीं आ रही है मेहरा जी। किसी की मदद ले लें, अब आवाज नहीं आ रही है। हरीश जी आप म्यूट हैं, आपका माइक नहीं काम कर रहा है। किसी बच्चे को अपने घर में हो बुलाइए, इस समय बच्चा ही हेल्प कर सकता है। बिल्कुल। तकनीकी की जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। जो है तकनीकी रूप से ज्यादा हमसे आगे हैं। हाँ, ये बच्चा करेगा अनम्यूट। यस, हाँ। हेलो, आवाज आपको आवाज आ रही है आपको? जी जी, अच्छा, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके ओके। विशिष्ट जी, प्रतुल जी, ये पकड़ लो। हेलो, प्रतुल विशिष्ट जी, जी आ रही है आपकी आवाज। जी आ रही है। बताएं सर, बताएं। अच्छा, रजनीकांत जी भी यहाँ पर, शुक्ला जी हैंगे जी। हेलो रजनीकांत जी। हाँ सर बोलिए। अच्छा सर, सबसे पहले तो प्रतुल विशिष्ट जी को ये राजीव गांधी फाउंडेशन के तरफ से जो ये आपने आयोजन करा है, और वो भी इस महामारी में कोविड-19 के दौरान, ये मैं वाकई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इस प्रयास के लिए आपकी सराहना करना चाहूँगा। अभी जब मैं जुड़ा तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी चीजें सुनाई, और मुझे तो खुशी इस बात से हुई कि जो शुरुआत हुई वो अब्दुल हामिद से आपने किया।
आफरीन। मैं इन सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये बच्चे का नाम था आफरीन। आफरीन। तो अब्दुल हामिद का जो स्टोरी इन्होंने कवर की बहुत अच्छा। और आप ये देखिए कि अब्दुल हामिद जब इस युद्ध में थे तो हमारी बहुत कम फौज थी और उनके अमेरिकन पेंटागन जो टैंक थे वो आमने सामने थे। इनका साहस, जब इन्होंने देखा कि शायद हमारे छोटी सी ये टुकड़ी इन टैंक्स को ना रोक पाएगी, तो अब्दुल हामिद ने अपने शरीर पर बम बांध करके इनके टैंक के नीचे लेट गए थे और टैंक के वजन से जो ये बम ब्लास्ट हुए थे इनके टैंकों के पाकिस्तानियों के परखचे उड़ गए थे। तो मैं ये बच्चों को बताना चाहता था और इन्हें परमवीरता का चक्र मिला और ये बहुत सम्मानीय और इनका सहयोग बहुत ही उच्च स्तर का रहा। तो और भी बहुत अशोक चक्र मिले हैं, परमवीर चक्र मिले हैं उन योद्धाओं को मैं और आप लोगों के साथ मिलकर के नमन करना चाहूंगा। जी। दूसरा, इन बच्चों ने कुछ, काजल ने ये तेनालीराम की शॉर्ट स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छा था। और ये श्याम नारायण पांडे की चेतक सुनाया, अभी यहाँ था, अभी यहाँ, अभी वहां था, अभी नहा रहा, जो बहुत ही उत्साहवर्धक। और मैं उन खुश नसीबों से हूँ कि दिनकर जी हों या श्याम नारायण पांडे हों, इन सबको मैंने दिल्ली में जो ये रिपब्लिक डे के अवसर पर हर वर्ष लाल किले में कवि सम्मेलन होता है, इनमें साथियों में इन लोगों को सुन पाया। तो इन महान कवियों को भी मैं याद करना चाहूंगा और इनके भारत के उत्थान में और इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा। बाकी सदा पांडे जी के बहुत वीरता वाली जाबर की वो कहानी सुनी, तो ये कहानियां, और रजनीकांत जी आपके बीच में बैठे हुए हैं, इनके लिए क्या शब्द कहूं। मैं तो अक्सर ये कह देता हूं कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और खास तौर से ये बच्चे जो आज ये पुस्तकें पढ़ रहे हैं, इनमें रानी लक्ष्मीबाई हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो या अब्दुल हामिद हो, इनकी कहानियां नहीं मिलती। मेरे ख्याल से आप लोगों ने, मैंने तो पढ़ी है, और ये सदा पांडे जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने भी, हम लोगों ने इन लोगों की कहानियां अपने कोर्स में पढ़ते थे, तो आज कोर्स की किताबों से ये कहानियां गायब हो गई हैं। और रजनीकांत जी जब इस अवसर पे हमें उपलब्ध है और हमारा साथ दे रहे हैं, तो रजनीकांत जी तो स्वयं काफी जाने माने लेखक हैं और इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि ये इन बच्चों से मिलते हैं जो इन्होंने वीरता पुरस्कार के बारे में कहा। खुद स्वयं जा करके बच्चों के बीच में ये एक बच्चे को कांटेक्ट करते हैं और उनसे बात करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद सामग्री इकट्ठी करके ये उन पुस्तकों को छपवाते हैं, और वो आज के बच्चों और आने वाले बच्चों के लिए कितनी सहायक सिद्ध होती हैं या होंगी। बाकी इनका सहयोग मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा। और रजनीकांत जी को तो मैं विशेष रूप से जानता हूं, इनके मेहनत को भी जानता हूं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। अब जहां तक आपने ये वीरता पुरस्कार की बात करी है, तो मैं इन बच्चों को कुछ शब्दों में बताना चाहूंगा कि मैं आप लोगों की उम्र के ही बराबर था। हेलो, तो मैं 14 साल का बच्चा था और शुरू से इन एक्टिविटीज में, सोशल एक्टिविटीज में रहा मैं, चाहे वो रेड क्रॉस हो
ये सेंट जॉन एम्बुलेंस हो या स्काउटिंग हो। तो 14 साल की उम्र में मैं स्काउट ट्रुप लीडर था और दिल्ली में कई जो समितियां हैं वो रामलीला का आयोजन करती हैं। तो सन 57 में यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया गया था और वो फॉरेन डेलीगेट्स के साथ रामलीला देखने आए थे। तो बच्चों रामलीला कमेटी वालों ने भी नेहरू जी इतने प्रिय थे, बच्चों के बीच उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। तो नेहरू जी के नाम पे स्वयं बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाया करती थी। तो नेहरू जी के आगमन पर रामलीला कमेटी ने एक बहुत बड़ा फायर आतिशबाजी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो जिस पंडाल के नीचे वो बैठे हुए थे, मैं स्काउट की हैसियत से वहां पर VIP ब्लॉक में उपस्थित था। तो अचानक एक बड़ी आतिशबाजी आसमान में उड़ करके और वो उस शामाने पर गिर गई जिसके नीचे पंडित नेहरू बैठे हुए थे और मैं वहां पर ऑन ड्यूटी था। अचानक आग इतनी बढ़ गई कि भगदड़ मच गई और इतनी भारी भीड़ में भगदड़ मचने से सारा वहां का कुर्सियां, मेज, सोफे सब अस्त व्यस्त हो गया और निकलने की बहुत परेशानी हो गई। लेकिन नेहरू जी उस शामियाने के नीचे खड़े होकर के उस अग्निकांड के साक्षी थे, स्वयं देख रहे थे कि पब्लिक किस तरह भाग रही है और किस तरह परेशान हो रही है, अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो मैं वहां पर था तो नेहरू जी का हाथ पकड़ के मैं रास्ता बनाते हुए उल्टा सीधा जो फर्नीचर वहां पड़ा हुआ था उसके बीच में से लेकर के स्टेज तक छोड़ के आया था। उसके बावजूद मैं खुद वापस आया क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी उसके नीचे और भगदड़ मची हुई थी। कच्चा शामियाना टांगा जाता था बल्लियों के ऊपर, मैं बल्ली के सहारे उस शामियाने पे चढ़ा और अपने स्काउटिंग डैगर से उस शामियाने के टुकड़े को मैं काटने की कोशिश कर रहा था, लगभग काट चुका था। बच्चों उस शामियाने के अंदर जो लाइटिंग का प्रोग्राम था वो भी टेम्परेरी लाइटिंग होती है। अचानक मेरा हाथ किसी बिजली के तार से छुआ और मैं नीचे गिर पड़ा। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं एडविन हॉस्पिटल में, जो आज LNJP हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है, यहाँ पर था। उसके बाद बाबू जगजीवन राम आए थे, उन्होंने रामलीला ग्राउंड में मुझे सम्मानित किया था रामलीला कमेटी के सदस्यों की ओर से, और वही लोग मुझे अस्पताल से लेके आए थे। खैर, इस हादसे को 2-3 महीने हो गए थे और मैं तो अपने वही डेली रूटीन में स्कूल आना जाना, खेलना कूदना सब कुछ शुरू कर चुका था। एक दिन अचानक मेरे प्रिंसिपल, मैं खुद एलन गिदाईलाल स्कूल का विद्यार्थी था, तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल तेजमान सेठी जी भागते हुए मेरी क्लास में आया और बोले हरीश कहाँ है। तो मैं उनके साथ गया तो उनके ऑफिस में मैंने देखा कि सारे कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रेस, फोटोग्राफर्स वगैरह खड़े थे और वहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी, जो जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी, और उनके साथ AIR के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चिल्ड्रन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे, उनका नाम अगर इन्हें याद हो, मैंने बताया था। खैर, तो वो लोग वहां बैठे थे और मुझे वहां पे बताया गया कि नेहरू जी द्वारा मुझे फर्स्ट नेशनल गैलेंटी अवार्ड जो अब वीरता पुरस्कार हो गए, तब ये अद्भुत साहस के लिए 3 जनवरी 1958 को तीन मूर्ति भवन, जो नेहरू जी का रहने का स्थान था, आज जैसे रजनीकांत जी ने बताया वो म्यूजियम बन गया है, तो वहां पर नेहरू जी ने अपनी कोठी पे बुला करके मुझे ये प्रथम गैलेंटी अवार्ड से
सम्मान दिया। जी, और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो खास ये है कि उस समय जब इंदिरा गांधी जी ने मेरा प्रशस्ति पत्र पढ़ा तो नेहरू जी ने खड़े होकर के कहा था कि मुझे किसी साक्षी की जरूरत नहीं, मैं बहुत खुद सुंदर, इस हादसे का चश्मदीद गवाह हूं। बहुत बच्चों, ऐसे शब्द देश के बड़े बड़े सम्मान समारोह में किसी भी प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने स्वयं साक्षी बन करके खड़े हुए हों, ऐसा इसके अलावा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता। बहुत सुंदर। नेहरू जी ने उसके अपने भाषण के दौरान एक बात और कही। उन्होंने कहा कि इट कुड बी बेटर इफ वी कुड हैव मोर चिल्ड्रन विद दिस अनडाउटेड करेज। इसका मतलब था कि ये अच्छा होगा कि हम इस पुरस्कार को आने वाले और स्टेटों के बच्चों को भी इससे नवाजा जाए, सम्मान दिया जाए। मेरे हादसे के बाद ये वीरता पुरस्कार का शुरुआत की गई और हर वर्ष आप देखते होंगे पहले हाथियों पे बच्चों को निकाला करते थे, उसके बाद ये जीप पे निकालना शुरू किया। और आपको ये बता दूं कि 1981 तक मैं ICCW का इन वीर बच्चों की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा जी, आपने रोंगटे खड़े कर देने वाले स्वर में अब्दुल हामिद जी के बारे में बताया और अपनी एक कहानी सुनाई। बच्चों को जरूर इससे प्रेरणा मिलेगी। कुछ बच्चों की प्रस्तुतियां हैं, फिर हम और आपसे बात करते हैं, वो देख लेते हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने मौका दिया। थैंक यू सर। मैं आपको ही सुनने के लिए बैठी थी। जी बोलिए। जी नहीं, मैं आपको सुनने के लिए, मैंने आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। और अब हम एक कहानी घर में भीड़, फरीदा प्रतीक्षा कर रही है अपनी कहानी की। 2-3 कहानियां हैं, फिर रजनीकांत जी की भी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम फरीदा परवीन है। मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ। मेरा रोल नंबर 52 है। मैं FXB एजुकेशन की तरफ से हूँ। मेरी कहानी का नाम है घर में भीड़। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने पड़ोसी से बात कर रहे होते हैं। पड़ोसी काफी उदास था, तो मुल्ला ने उससे परेशानी का कारण पूछा। उस शख्स ने अपने बारे में शिकायत करते हुए कहा, मेरे घर में इतनी भीड़ है कि मेरे 3 बच्चे, मेरी बीबी, मेरी सास और साथ में मिलकर रहने के लिए जगह ही नहीं। हमारा घर इतना छोटा है कि हमारे पास जगह ही नहीं बचती। पड़ोसी ने मुल्ला से अपनी परेशानी का कारण पूछा। नसरुद्दीन ने पूछा, क्या तुम्हारे पास मुर्गियां हैं? हाँ, मेरे पास 10 मुर्गियां हैं। पड़ोसी ने कहा। मुल्ला ने कहा, उन्हें अपने घर के अंदर रखो। पड़ोसी ने कहा, लेकिन मेरे घर में तो पहले से ही इतनी भीड़ है कि घर में जगह ही नहीं है। पड़ोसी ने चीखते हुए कहा कि मैं कैसे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। मुल्ला ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पड़ोसी ने मुल्ला की दी हुई सलाह को मान लिया। उसने सारी मुर्गियों को घर के अंदर रख लिया। अगले दिन पड़ोसी मुल्ला से मिलने के लिए पहुंचा। उससे कहा, अभी आपकी बताई हुई सलाह को मैंने माना, लेकिन उससे परेशानी का हल ही नहीं मिला। इस सलाह से तो मेरे घर में और जगह कम हो गई। मुल्ला ने सोचा और कहा कि एक काम करो, और जो तुम्हारे पास जो गधा है उसे अपने घर में रखो। पड़ोसी ने इस सलाह से खुश नहीं था। ऐसा करने के लिए मुल्ला ने उसे मना लिया। अगले दिन पड़ोसी मुल्ला से मिलने के लिए आया। वो बहुत ही परेशान लग रहा था। उसने मुल्ला से कहा, हम तुम्हारे घर में 6 इंसान
10 मुर्गियां और एक गधा रहता है और किसी को हिलने की भी जगह नहीं बची। मुल्ला बोले, क्या तुम्हारे पास एक बकरी है? हाँ है। पड़ोसी ने कहा। तो मुल्ला ने कहा, उसे भी अपने घर में रखो। पड़ोसी को ये सलाह सुनकर बहुत एतराज हुआ। पड़ोसी ने गुस्से में बोला, आपकी इस सलाह से मेरी परेशानी का हल कैसे निकलेगा? मुल्ला ने अपने पड़ोसी को मना लिया। अगले दिन पड़ोसी मुल्ला से मिलने के लिए आया और बहुत गुस्से से कहा, आपकी बताई हुई सलाह से मेरे घर में बहुत परेशानी हो गई है और मेरे घर में अब जगह के लिए मेरे घर में सब मुझे डांटते हैं। मेरा परिवार पर घर की कमी के लिए शिकायत कर रहा है। मुल्ला ने कहा, फिर से सलाह दी, घर वापस जाओ और जो सारे जानवर हैं उन्हें बाहर निकाल दो। पड़ोसी ने ऐसा ही किया, सारे जानवरों को घर से बाहर निकाल दिया। और अगले दिन जब पड़ोसी मुल्ला से मिलने गया तो बहुत ही खुश था। उसने मुल्ला से कहा कि आपकी बताई हुई सलाह को मैंने मानी और मैंने सारे जानवरों को घर से बाहर निकाला। अब सारे जानवर घर से बाहर हैं तो अब घर में हम बहुत खुश हैं, बहुत जगह है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। पड़ोसी जो हमारे पास है उसी में खुशी ढूंढ पाना असली खुशी है। सच बाय। सच कहा। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों, ये चतुराई भरे किस्से हैं। तेनालीराम का एक किस्सा और, व्यापारी। मेरा नाम फरीना परवीन है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं एफएक्सबी एजुकेशन सेंटर की तरफ से आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आशा करूँगी कि वह कहानी आपको अच्छी लगे। उस कहानी का नाम है तेनालीराम और एक व्यापारी। कुछ साल पहले की बात है। एक बार एक व्यापारी महाराज के पास आता है और बोलता है, महाराज मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आप कृपया मेरा धन अपने पास रखें। जब मैं वहां से आऊंगा तो मैं अपना धन आपसे वापस ले लूंगा। महाराज के ठीक हाँ कहते ही व्यापारी वहां से रघु चक्कर हो जाता है। जब व्यापारी वहां से चला जाता है तभी ठीक महाराज तेनालीराम को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तेनालीराम, तुम यह व्यापारी का धन अपने पास रखो, जब व्यापारी आएगा तो हम उसका धन उसे लौटा देंगे। बस महाराज की यह कहते ही तेनालीराम भी वहां से रघु चक्कर हो जाता है। तेनालीराम व्यापारी का धन अपने घर पर रख देता है। रखने के बाद जब कुछ दिनों के बाद व्यापारी आता है और बोलता है कि महाराज कृपया आप अब मेरा धन लौटा तो क्या करते हो? नीचे जो म्यूट लिखा हो महाराज बोलते हैं कि तेनालीराम तुम जाओ जल्दी से ये व्यापारी का धन लेकर आओ। तो जब तेनालीराम अपने घर पहुंचता है, वह उसकी पेटी लाने, धन की पेटी लाने, तो वह देखता है कि चींटियां, उस पेटी के ऊपर चींटियां चल रही हैं। और जब उसने देखा कि पहले जब लाया था तब वह तो बहुत भारी था, पर यह अब हल्का हो गया है। वो उस पेटी को देखता जाता, उसे सब चीज समझ में आ जाती। वह बिना पेटी लिए महाराज कोर्ट जाता है और बोलता है, महाराज यहाँ ये जो व्यापारी के बुजुर्ग हैं वो मुझे धन की पेटी लाने नहीं दे रहे। तो व्यापारी गुस्से में बोलता है, नहीं महाराज, ये तेनालीराम झूठ कह रहा है, वह मेरी जायदाद हड़पना चाहता है। और फिर पीछे से दो मंत्री बोलते हैं कि हाँ महाराज, तेनालीराम झूठ कह रहा है। तो फिर महाराज कहते हैं कि अगर यह बात झूठ हुई तेनालीराम, तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तेनालीराम कहता है, हाँ महाराज। जब सब लोग उसके तेनालीराम के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि तेनालीराम के घर पर और जो धन की पेटी है व्यापारी की, उस पर बहुत सारी चींटियां हैं। महाराज ने उसे खोला और देखा कि उसके अंदर बहुत सारी चींटियां हैं और उसके अंदर कोई धन वन की पेटी नहीं, उसके अंदर शक्कर है। और जब
महाराज को भी समझ में आ जाता है, सबको समझ में आ जाता है। तो महाराज वो व्यापारी को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो व्यापारी बोलता है नहीं महाराज, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे 2 मंत्रियों ने बोला था ये बोलने के लिए, करने के लिए। तो महाराज बोलते हैं तुम्हें सजा तो मिलेगी मिलेगी, वो दोनों मंत्रियों को भी सजा मिलेगी। तो जब वो उन्हें सजा मिल जाती है, महाराज और तेनालीराम जब राजमहल जाते हैं, फिर रास्ते में महाराज तेनालीराम से बोलते हैं कि तुम्हें यह पता कैसे चला। तो तेनालीराम ने बोला ये तो दिमाग का काम है। उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। धन्यवाद। और बच्चों की खासियत यह है कि ये इन्होंने याद करके ही सुनाई है, जो चुनौती थी इन्होंने स्वीकार की, अपने शब्दों में कहानियों को सुनाया। और एक उत्तराखंड से एक जोशीले युवा होते हुए बालक हैं सुधांशु बदोनी, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, इनके भाव जरूर सुनने योग्य हैं। जोशीले भावों की कविता इनका अपना है। परम सम्मानित मेरे देशवासियों, आज के ही दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत की सीमा की रखवाली करने वाले भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य, अभूतपूर्व शौर्य के कारण भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करके उसके भूगोल को ही बदल दिया और बांग्लादेश का जन्मदाता बना। साथ ही इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए। विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं भारत की सीमा की अदम्य साहस और शौर्य का हृदय की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्दाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्दाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन की गांडीव धर्म की भाषा में। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो। भैया बहनों, विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं तहे दिल से भारत के उन महान क्रांतिकारियों को सादर नमन एवं हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस देश के नाम कर दी। कुछ बहनों की राखियां जल गई है बर्फीली घाटी में, कुछ बहनों की राखियां जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में। पर्वत पर कितनी सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, युद्ध काम पर चला गया। गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सिर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसलिए मैं इस कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसलिए मैं इस कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। ये था वीर भाव इनके सुधांशु जी के।
और हम इस पर बात करें उससे पहले दो छोटी छोटी कहानियां हैं नेहा और नीतू की, टूनी और चोर रानी, वो सुन लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं एफएक्सबी एजुकेशन सेंटर से हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी कहानी का नाम है टूनी और चोर रानी। टूनी और चोर रानी। एक घना जंगल था, उसमें एक छोटी सी चिड़िया, टूनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो एक दिन घूमते घूमते राजा के तालाब पे पहुंच गई और राजा के तालाब में वो नहाने लगी। उसको इतना अति सुंदर लगा वो तालाब कि वो उसमें नहाने लगी। और फिर उसी वक्त छोटी रानी आती है और कहती है, ए टूनी, तुझे पता नहीं है क्या ये रानियों का स्नान के लिए है, तू जा भाग यहाँ से। तब वो बोली, टूनी बोली कि इतना गुस्सा क्यों होती हो, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा नहा रही थी, मेरी जैसी छोटी चिड़िया पे कितना पानी खर्च होगा। तभी रानी कहती है, क्या तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी, तेरे रुक जा, अभी तुझे मैं बताती, तुझे मैं भून के खा जाऊंगी। तभी वो उड़ जाती है, चिड़िया उड़ जाती है। तभी वो रोते रोते सारी रानियों के पास जाती है। सारी रानियां आपस में बात कर रही होती हैं। तभी रोते रोते छोटी रानी आती है और कहती है, और रोती हुई आती है। फिर वो सारी रानियां पूछती हैं, क्या हुआ। तो वो बोलती है, पता है मेरे को ना टूनी ने ना कटी रानी कहा। अच्छा इतनी छोटी सी चिड़िया की बात पे तुम बुरा मान रही। सब रानियां हंसने लगती हैं। तब छोटी रानी बोलती है, हंसो। क्यों हंसो, उसने मुझे ही नहीं आप सबको कटी रानी कहा है। अच्छा, उसकी ये मजाल, अब हंसो, छोटी रानी कहती है। तभी सारी रानियां बोल देती है, मैं भून के खा जाऊंगी, मैं तल के खा जाऊंगी, मैं फ्राई करके खा जाऊंगी, मैं वो करके खा जाऊंगी। सब बोलने लगती हैं। तभी छोटी रानी बोलती, अरे उसको खाने का बाद में सोचना, पहले उसको पकड़ तो लो। फिर सारी रानियां चुप हो जाती हैं। तब छोटी रानी कहती है, हाँ, मेरे पास एक तरकीब है, उससे मैं टूनी को पकड़वा सकती हूँ। तभी वो रात में टूनी के घर चुपचाप जाती है और अपने मोतियों का हार टूनी के घर पर छोड़ देती है, टूनी की डाल पर छोड़ देती है और फिर वापस अपने महल में आ जाती है। अगले सुबह जब टूनी उठती है तब वो देखती है कि उसके डाल पे एक मोतियों का हार टंगा है। तब वो अपने गले में पहन लेती है और आईने में जाके देखती है तो वो कहती है, वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तभी वो बाहर सबको बताने चलती है। तभी एक उल्लू आता है और पूछता है कि ए टूनी, ये हार तुझे कहाँ से मिला। तो कह रही है कि टूनी ने कहा कि मुझे सुबह सुबह जब मैं उठी ना, तब मेरे को अपने टहनी पर पड़ा हुआ मिला। तभी वो क्या कहते हैं, तभी उसने कहा, उल्लू ने कहा कि देखियो, अगर ये तुझसे वो राजा छीन ना ले। तब वो टूनी कहती है, क्यों, वो राजा का थोड़ी ना है, वो तो मेरा है, मुझे पाया है, तो राजा कैसे रख लेंगे। वो इतना बोलकर टूनी चली जाती है। तब वो बोलती हुई चलती है, जो हार रानी के पास है वो टूनी के पास है, जो हार रानी के पास है वो हार टूनी के पास भी है। तब वो बोलती बोलती चली जाती है। तब सिपाही मंत्री सुन लेते हैं। तभी महल में जाते हैं तो सारी रानियां रो रही होती हैं। तभी पूछते हैं कि अरे ये सारी रानियां क्यों रो रही है महाराज। तो वो कहते हैं, अरे इनका एक मोती का हार खो गया है, इसलिए ये सब रो रही हैं। अच्छा, मैंने हार ये सुबह टूनी के पास देखा था, ऐसा ही हार। टूनी कह रही थी कि जो हार रानी के पास है वही हार जो हार रानी के पास है वो टूनी के पास भी है। तभी छोटी रानी बोली, छोटी रानी बहुत बोल रही थी। तब उन्हीं ने बोला और कोई नहीं, सब चुप हो गए थे, सब रोने लगे थे बस, और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी छोटी रानी ने कहा कि हाँ, टूनी ही चोर है, टूनी ने ही मेरा हार चुराया है। तब मंत्री ने कहा कि नहीं, ऐसी बेवजह किसी को नहीं फंसाया जा सकता, हम लोग टूनी को बुला के टूनी से पूछ लेते हैं। तभी वो लोग टूनी को बुलाते हैं और पूछते हैं, ए टूनी, तूने ये हार कहाँ से पाया। तब वो बोलती है कि ये हार मुझे सुबह टहनी पर से मिला था। तो वो कहती है, छोटी रानी कहती है, हाँ, यही मेरा हार है, टूनी ही चोर है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही है चोर। तो फिर राजा उसको कहते हैं, हाँ, कठिन से कठिन सजा मिलेगी इसको। फिर वो लोग राजा कहते हैं कि ले जाओ इसको। तभी टूनी बोलती है, रुकिए, मैं चोर का पता लगा सकती हूँ। तब महाराज ने बोला, वो कैसे। तब टूनी ने बोला कि जैसे
चोर के दाढ़ी में तिनका होता है ना, वैसी मैंने चोर के सर पर अपना पंख छोड़ दिया है। तभी छोटी रानी अपना सर गूंजने लगती है। तभी टूनी कहती है, वो देखिए छोटी ही रानी चोर है, वो देखिए कैसे अपना सर खुजला रही, कैसे पंख मेरा ढूंढ रही है। तब कहती है, राजा कहता है, अच्छा तुम चोर हो, फिर टूनी पे क्यों इल्जाम लगाया? तो राजा ने कहा कि हाँ, राजा ने कहा कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसने बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब मैंने ही किया था। छोटी रानी कहती है रोते हुए। तभी टूनी बोलती है कि नहीं महाराज, ये तो आपकी धर्म पत्नी है, आप ऐसे इसको सजा नहीं दे सकते। तब महाराज थोड़ा सा नर्वस हो गए और उसको सजा देने से माफ कर दिया। तब टूनी को जो हार टूनी को मिला था वो इनाम में देकर टूनी अपने वापस घर आ गई। हम नमस्कार, धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेवजह किसी को फंसाना नहीं चाहिए, ना उस पर बेवजह इल्जाम लगाना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत सुंदर नेहा। नीतू की कहानी हम अगली बार सुनेंगे और हम चींटी और कबूतर बाद में। और अब है प्रस्तुत कहानी बहादुरी की, एक बालक राजेंद्र। सुना रहे हैं रजनीकांत शुक्ल जी। प्यारे नन्हे दोस्तों, क्या आपने कभी जोहड़ का नाम सुना है? जोहड़ यानी कि पानी से भरा हुआ तालाब। पानी को जमा करके रखने का पुरखों का पुराना तरीका। राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में जिन्हें जोहड़ कहा जाता है, जबकि इसी को बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में सर कहते हैं। आपने पंजाब के प्रसिद्ध शहर अमृतसर का तो नाम सुना ही होगा। अमृतसर यानी अमृत का तालाब, इसी को जोधपुर में नाड़ा नाड़ी कहते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे पोखर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हम बात कर रहे थे तालाब की, जिसे राजस्थान के कुछ इलाकों में जोहड़ के नाम से जाना जाता है। उसी इलाके की एक घटना है। वो 13.5 साल का लड़का था, नाम था राजेंद्र कुमार। शक्ल से भोला भाला मासूम सा दिखने वाला था वो। उस दिन गांव के जोहड़ के पास ही खेल रहा था और वो तारीख थी 21 अप्रैल की और वर्ष था 2005 का। वो जोहड़ गांव का जीवनदाता था। गांव के जानवर, इंसान, सभी प्राणियों की प्यास बुझाता था वो अकेला जोहड़। सुबह से ही उसके किनारे चहल पहल होनी शुरू हो जाती थी, जो गई रात तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इनमें सबसे अधिक संख्या होती महिलाओं की, जो घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी को लेने के लिए वहाँ आती और आते जाते पानी भरते अपने सुख और दुख की कथाएं एक दूसरे को सुना जाती। जोहड़ भी इन सबको देखता सुनता, मगर उससे क्या, वो तो बस दृष्टा था इन सब का। आज भी वो देख रहा था कि गांव की एक लड़की रेशमा 2 घड़े लिए लंबे लंबे कदम रखती हुई उसकी ओर बड़ी चली आ रही है। उससे पहले मीरा और बिमला नाम की 2 महिलाएं जोहड़ के किनारे अपने सुख दुख एक दूसरे से बांट रही थीं। रेशमा आई तो वो भी कुछ देर के लिए समूह का हिस्सा बन गई। घर परिवार, अपनी पराई बातों का भी कहीं कोई अंत होता है? एक सिरा पकड़ लो तो फिर कहाँ से चलती हुई इनकी यात्रा कहाँ पर समाप्त होती है, ये तो कोई नहीं बता सकता। मगर रेशमा के घर में आज मेहमान आए हुए थे, इसलिए उसे जल्दी जाना था। अपनी बातें जल्दी खत्म कर वो पानी भरने के लिए उठ खड़ी हुई। कुछ आगे की ओर बढ़कर उसने पानी भरने के लिए अपने बर्तन को झुकाया तो उसे पानी में कोई तिनका दिखाई दिया। उसने तिनका हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो तिनका और आगे बढ़ गया। उसे हटाने के लिए रेशमा ने हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाया तो उसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वो छपाक से जोहड़ के पानी में जा गिरी। इस आवाज को सुनकर बिमला और मीरा ने पलटकर देखा तो रेशमा को जोहड़ में गिरा हुआ पाया। वो पानी में उल्टे सीधे हाथ पांव मारती हुई मदद की गुहार लगाने लगी थी। बिमला और मीरा उसे बचाने के लिए दौड़ी और तैरना न जानते हुए भी रेशमा को बचाने के लिए जोहड़ में कूद पड़ी। वहां पानी गहरा था और वे रेशमा तक नहीं पहुंच पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि बेबी डूबने लगी। अचानक जोहड़ के पास हो रहे शोर को राजेंद्र कुमार ने सुना। वो वहीं पास में खेल रहा था।
वो दौड़ा दौड़ा आया, उसने किसी को डूबता हुआ देखकर तुरंत पानी में छलांग लगा दी। वो तैरता हुआ आगे बढ़ा तो एक आकृति के पास जाकर रुक गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और खुद को बचाते हुए उसे पकड़ लिया। अब वो उसको किनारे की तरफ खींच कर लाने लगा। यद्यपि उसके लिए ये बेहद मेहनत का काम था। अभी वो सिर्फ 13.5 साल का ही तो था। जोहड़ में डूबी हुई वो आकृति खासी वजनदार थी, मगर जैसे तैसे करके राजेंद्र उसे किनारे तक लाने में सफल हो गया। किनारे के करीब पहुंचकर राजेंद्र ने उस मानव आकृति को जोहड़ के पानी से बाहर खींच लिया। राजेंद्र ने उसके मुंह से कपड़ा हटाकर देखा, अरे ये तो रेशमा दीदी है। वो दौड़ता हुआ रेशमा के डूबने और बचने की बात बताने के लिए गांव की ओर दौड़ पड़ा। वो इस बात से अनजान था कि जोहड़ में अभी भी 2 महिलाएं डूबी हुई हैं। अगर उसे ये पता भी होता तो वो उनको निकालना उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात थी। जल्दी ही वो गांव के लोगों को लेकर जोहड़ तक आ पहुंचा। गांव के लोगों की कोशिश से रेशमा को होश आ गया। होश में आते ही उसने सबसे पहले बिमला और मीरा के बारे में पूछा। बिमला और मीरा वे कहाँ हैं? गांव के लोगों ने पूछा। जोहड़ में मुझे बचाने के लिए कूदी थी, रेशमा ने धीमी आवाज में कहा। कुछ अंधेरा हो चला था, फिर भी लोगों ने जोहड़ में कूदकर मीरा और बिमला की तलाश की, लेकिन वहां पर उन दोनों के मृत शरीर ही मिल सके। रेशमा ने ठीक होते ही पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया तो सभी ने नन्हे राजेंद्र के हौसले और बहादुरी की तारीफ की। राजेंद्र के सामयिक और साहसिक कार्य से रेशमा की जान बच सकी। राजेंद्र को इस बहादुरी के कारनामे के लिए राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नन्हे दोस्तों, हम चाहें तो क्या ना कर दें शर्त, मगर हम चाहें हो दिल में हौसला अगर तो मिल जाती हैं राहें, और हिम्मत की पतवार बनाकर सागर को सर कर लें, आसमान के सारे तारे अंजलि में हम भर लें। अंजलि में हम भर लें। बहुत सुंदर। तो ये कहानी सुनी, इसमें देखा कि तुरंत निर्णय लेना भी एक साहस का परिचायक है। तो हम इस कहानी के बाद बातचीत आरंभ करते हैं। हमारे बीच में हरीशचंद्र मेहरा जी भी हैं। हमारे पास समय अब समाप्त है, लेकिन 1-2 प्रश्न जल्दी से मैं पूछ लेता हूँ रजनीकांत जी से। रजनीकांत जी, काव्य शास्त्र में हम वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं और उसका स्थायी भाव उत्साह है, उत्साह बहादुरी है, उसका कारण बनता है। साहस की असल वजह क्या है? साहस की असल वजह तो क्या बताएं, ये तो भाव है एक मन में जो आता है, और इसके लिए हमें उस तरह के परिवेश में, उस तरह के, मुझे याद आता है अर्जुन वाजपेयी के बारे में कि अर्जुन वाजपेयी जो एक लड़का है, यहाँ नोएडा में रहता था, और वो उसके पिताजी फौज में थे। तो पिताजी के जो दोस्त थे वो घर पे आया करते थे, अपनी बहादुरी के कारनामे सुनाया करते थे कि हमारी फौज में यहाँ पर हमारी वहाँ हुआ, पोस्टिंग हुई, और वहां पे ऐसे ऐसे हमने बहादुरी के कारनामे किए, ऐसे पहाड़ों पे चढ़े, ऐसे घने जंगलों में हमारी ड्यूटी रहती है, ऐसे हम वहाँ कठिनाइयों में जीवन बिताते हैं फौज के लोग। तो ये सब सुनते हुए उसके मन में भी आई बातें, और उसने जो है एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि वो एवरेस्ट की चोटी पे जा चढ़ा। और जिस समय वो चढ़ा था तो उस समय देश का सबसे कम उम्र का बच्चा था जो हिमालय की एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ पाया था। उसके बाद तो बाद में और भी लोग आए, और अभी भी वो हमारे दुनिया की जो 5 ऐसी चोटियां हैं जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, उनको वो फतेह कर चुका है। तो जब ऐसी कहानियां हम सुनते हैं तो मन में ऐसे भाव जरूर आते हैं, और मन में भाव आते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा, जब हम चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकते हैं, कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसे भाव याद करके हम जो है, हमारा हौसला बड़ा होता है और हम आगे बढ़ के उस काम को अंजाम दे देते हैं। जी, बहुत सुंदर। प्रमोद दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं हरीशचंद्र मेहरा जी से एक सवाल करता हूँ आखिरी। मेहरा जी, बहादुरी को आप कारनामा मानते हैं जो लोगों को वाह कहने पर मजबूर कर देता है,
क्या आप दुस्साहस करने वाले कारनामों को बहादुरी कहेंगे? जैसे कुछ युवा ट्रेन से लटक कर वीडियो बनाते हैं, जैसे अपने को लहूलुहान करना और लोगों को विचलित कर देना, क्या बहादुरी कहा जाएगा? अनम्यूट करें। मैंने आपको मैसेज भेजा, अनम्यूट कर लें पहले। आवाज नहीं आ रही है। वो एक्चुअली उनके साथ बेटे को बुला लें। हाँ 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 बेटे को बुला लें मेहरा जी, हम 2 मिनट और। हाँ, निश्चित तौर पे ये बहादुरी का कारनामा नहीं है जी। और मेहरा साहब अभी बता रहे हैं, शायद हाँ आ गया, देखो आ गए। हेलो। हाँ मेहरा जी। जी बताएं सर। सर आपका प्रश्न तो बहुत उत्तम प्रश्न है, इसका मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जितने भी इस टाइम हमारे संपर्क में बच्चे हैं जिन्होंने पोएम, ये कविताएं और ये कुछ कहानी और ये बताया है, पहले खास तौर से ये सुधांशु जो जगाने आया हूँ, ये जितना इन्होंने जोश भरी कविता जी सुनाई है, ये इसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। दूसरी बात, मैं आज जो उपस्थित बच्चे हैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी अभी रजनीकांत जी ने एक ये बच्चे की, राजेंद्र की, गांव की, जोहड़ की और पोखर की व्यथा और कहानी सुनाई है। मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि इनकी प्रेजेंटेशन, जो प्रस्तुति है और दृश्य चित्रण कि आंखों के सामने शब्दों से वो ही दृश्य उपस्थित कर देना, ये एक बहुत बड़ी कला है। बच्चे इससे सीख लें कि कहानी को, के दृश्य को सुनने वाले की आंखों के सामने उपस्थित कैसे करते हैं और प्रस्तुत कैसे करना चाहिए, ये हमारे रजनीकांत जी से सीखें। मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, आपकी प्रस्तुति वाकई बहुत बढ़िया थी। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। साहस और वीरता ये कोई मशीन नहीं है जो आप में पैदा कर सकती है। ये किसी भी घटना या दुर्घटना के वक्त आपकी स्टेट ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका समर्पण, आपका साधन, आपकी चतुराई, आपकी क्लेवरनेस कि कितना क्विकली आप डिसीजन लेते हैं और सीमित समाधान जो आपके पास है उसमें आप किस तरह से प्रयोग करते हैं और उस घटना का सामना करके किसी की जान बचाई जा सके, सरकारी संपत्ति को बचाया जा सके, दुर्घटना को किस तरह से आप फेस करते हैं, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। और सीमित साधन है आपके पास, उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो एक कभी सिलेक्शन के दौरान हमारे बीच में आई थी। यह हाई एम्पावर्ड कमेटी होती है, इसमें सारे मिनिस्ट्री वगैरह के, सब सेक्रेटरी लेवल के लोग आते हैं। वहां पर एक बार एक हादसा आया जिसको अमूमन मेजॉरिटी ने बड़ा नॉर्मल डील किया कि नहीं इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा जान का खतरा नहीं है। वो घटना क्या थी कि एक बच्चा रेल की पटरी पर चला आ रहा था और उसने एक जगह पटरी को डैमेज पाया, टूटा हुआ पाया। बड़ी साधारण बात थी और उसके जहन में कुछ ऐसा आया कि इसी समय ये यहाँ से ट्रेन आने वाली है और उसने इंजन की और ट्रेन की विशल सुनी, आवाज सुनी, सीटी जिसे आप कहते हैं। वो बच्चा, उसके पास कोई साधन नहीं था, कोई पटरी जोड़ने का तरीका नहीं था, कोई मोबाइल या टेलीफोन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने का नहीं था तरीका। उसके जहन में आया और उसने अपनी कमीज उतार के और
रेल की पटरी के ऊपर कमीज को लहराता हुआ और वो रेल जिस तरफ से आनी थी उस तरफ उसने दौड़ना शुरू करा और दौड़ते दौड़ते खुश नसीबी से ड्राइवर की नजर पड़ी और उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी रुकने के बाद उसने बताया कि इस तरह से आगे पटरी टूटी हुई है और गाड़ी मत लेके जाना। इस घटना को शायद उस समय कुछ लोग नजरअंदाज कर गए, लेकिन मैं इसकी गंभीरता को देखते हुए यकीन करिए मैं एक तरह से बड़ा अड़ियल रवैया मैंने लिया जिसे स्टैंड कहते हैं। और अंत में सबने इसे बहादुरी पुरस्कार के लिए योग्य माना। मैंने ये कहा कि ये बच्चा अपनी जान की परवाह ना करते हुए इसने करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बचाया और सैकड़ों हजारों जानों को बचाया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप इस स्थिति में, विकट स्थिति में किस तरह सहयोग कर सकते हैं और होने वाली घटना से बचा जा सकता है। तो साहस किसी मशीन या कारखाने से नहीं खरीदा जा सकता, ना बनाया जा सकता। ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और सीमित साधनों के साथ आप उसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं और आपकी जान को कितना खतरा है और आप इस खतरे को किस तरह से टैकल करते हैं, ये साहस की ही एक मेरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन हो सकती है। जी, बहुत सुंदर। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और दुस्साहस करने वाले कारनामे बिल्कुल वीरता और साहस नहीं कहे जाएंगे। उससे खुद की हानि होती है और लोगों को परेशान करने की उसके पीछे मंशा होती है, लेकिन साहस की जैसे एक चीज मैं आपको और बताऊं जी कि जो अभी आपने कहा कि वो ट्रेन पे लटक के वीडियो बन रहे हैं और तालाब में कूद के और समुद्र के किनारे या गहरी नदियों के छोटे छोटे बीच में जो टीले होते हैं उनके ऊपर बैठ करके सेल्फी लेना और वीडियो बनाना, ये तो हम और आप अखबारों में रात दिन पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की ये कारनामे किसी भी तरह से साहसिक नहीं कहलाए जा सकते। ये दुर्घटना तो हो सकती है इनमें, तो इन ऐसे साहसिक कार्यों को अमूर्खतापूर्ण घटनाएं हैं और इनको कोई ऐसा आगे महिमा मंडक करने की जरूरत नहीं। नहीं बढ़ावा देना चाहिए, ये समाज को, देश को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सुंदर। इन्हीं शब्दों और मैं आपको फिर आरजीएफ की बिहाफ पर आपके जो एफर्ट्स आपने करे उसके लिए और रजनीकांत जी और पांडे जी, सुधा पांडे जी, इनका और बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने जुड़ने का मौका दिया। और आइंदा भी बच्चों के कार्य के लिए जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं सबके साथ आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करते हैं। रजनीकांत जी कुछ कहना चाहेंगे? प्रमोद कुमार दीक्षित जी हमसे जुड़े हुए हैं। नमस्ते रजनीकांत जी, कुछ आखिरी? नहीं, बस वो ठीक है, हम विदा लेते हैं जी। प्रदुल जी, मैं एंड कर सकता हूँ क्या इसे? हाँ बिल्कुल। नमस्ते सभी को। हम कथा सत्र का 26 तारीख को आयोजन करेंगे सलाम बालक ट्रस्ट के साथ। विदा इन्हीं शब्दों के साथ और FXB संस्था की तरफ से भी सभी को विदा। दो बच्चे जो रह गए हैं उनको हम 26 तारीख को मौका देंगे। नमस्ते। नमस्ते वर्षा जी, नमस्ते प्रमोद जी, नमस्ते हंसराम जी, धन्यवाद जी। नमस्कार, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। बहुत बहुत सभी को शुक्रिया नमस्कार। प्रमोद जी आपको भी जी 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 जी, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। पंकज जी पटल नीचे पर्दा